हेलो आप सभी बच्चों का वैसा का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि क्लास 12 के लिए है। बोर्ड है आपका एनआईएस और उस लेक्चर नंबर आज आपका है 2 और टुडेज गोल है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आज हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेकर के आपको स्टैंडर्ड तक हर एक चीज़ को आपको क्लियर करवाएंगे। चलिए ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इनके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसा कि माय नेम इज अभयराज सिंह एंड व्हाट इज योर नेम, सभी लोग बच्चे क्या करेंगे कमेंट में लिखकर बताएंगे। चलिए आज क्या है, ये है आपका क्लास 12, बोर्ड है आपका एनआईएस केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स अरिथमेटिक। लेक्चर नंबर 2 आज आपका टुडेज गोल है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के सर ये लॉ क्या होते हैं, मतलब उनके नियम क्या होती हैं, इनके कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या क्या चीज़ें बारे में बताया, मतलब उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने मन में जो भी चीज़ें अपनी थ्योरी लिखी थी उनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आज उन्होंने उनका क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की अगर मैं बताऊं, बात करूं तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो अगर मुझे वाटर है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट में वाटर है, तो हमें पता है सर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल सर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये है क्या सर, ये एक प्रकार के एलिमेंट हैं और जो किससे बने हुए सर, एटम से मिलकर के बने हुए हैं। सर हमारा जो ये एलिमेंट होता है सर, एटम्स सॉरी फॉर एग्जांपल जैसे एटम्स और एलिमेंट है, जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो वही तो लिखा है सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है सर, प्रोडक्ट बनवाता है। तो इनके कैसे क्या नियम है, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या प्रोसेस है, इनके क्या प्रॉपर्टी है, इन सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करेंगे, समझेंगे। चलिए बच्चा पार्टी हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। पहली हेडिंग है सर आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होती है, ये जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है इनको हम कैसे कंबाइन करके, कैसे आपस में जोड़ करके उनके कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल पहले लिखा हूं, अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ना है तो पहला एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। क्या समझाऊं, पहले इनकी हेडिंग आप लिख लीजिए, व्हेन टू और लिख लो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट और atom are combined together, it's formed product। क्या बोलोगे ना, प्रोडक्ट। या फिर when two or more reactant आप लिख लो, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, when two or more reactant when two or more reactants are combined together it's formed product। जब दो या दो से अधिक बेटा रिएक्टेंट आएंगे और वो कंबाइन करेंगे आपस में, टुगेदर का मतलब होता है के साथ, क्या बेटा, टुगेदर का मतलब के साथ। जब आपस में कोई एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, वही तुम्हारा क्या होता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज this process is known as law of chemical combination, law of chemical combination। आई होप, मुझे लगता है सारे बच्चों को ये सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में क्या बेटा, एग्जांपल में ध्यान सुनिएगा। फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे सर H2 + O2, क्या लिखा बेटा, H2 + O2 आपका बनेगा सर 2H2O। क्या बनेगा, 2H2O plus O2 then the form of the H2O। तो आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं सर, when two or more reactant, तो रिएक्टेंट इसमें कौन से हैं, तो मैंने सर आपको बताया सर LHS and RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती है सर, क्या होती है बेटा, रिएक्टेंट। क्या होती है, रिएक्टेंट। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो सारी चीजें क्या होती है, रिएक्टेंट। एंड अदरवाइज अगर मैं राइट हैंड साइड बात करूं तो हमारी क्या होती है सर, प्रोडक्ट। क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट। अब ध्यान सुनिएगा, ये सारी चीजें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है सर, मैंने क्या बोला, व्हेन जब दो या दो से अधिक, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट ये रहा और एक रिएक्टेंट ये रहा। और रिएक्टेंट सबको पता है रिएक्टेंट क्या है सर,
रिएक्टेंट सर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो है किसके, आइटम के, भाई आइटम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है ये। और जब इनको मैं कंबाइन करता हूं तो जो चीजें हमारी प्राप्त होती है, जो चीज हमारी फॉर्म होती है, वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। क्या बेटा, प्रोडक्ट होता है। और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। अब इनकी सर कुछ हमारे बेसिक लॉ, अगर मैं बात करूं, अगर हम इनके थोड़ा सा बेसिक लॉ पे जाएं, क्या बेसिक लॉ पे जाएं, आप हेडिंग डालिए लॉ ऑफ chemical combination are based on five basic law। हमारे अगर हम अपने आधार पर देखें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर देखें, तो इनके मुख्य रूप से कितने लॉ होते हैं बेटा, 5 लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं, 5 लॉ। कौन कौन से सर? फर्स्ट लॉ मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा मास। पहला लॉ क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का? पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ definite proportion। थर्ड लॉ क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ थर्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। चौथा आपने पढ़ा होगा गे ल्यूसेक लॉ। क्या बोलते बेटा, गे ल्यूसेक लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और किसके लिए होता है ये, गैसियस के वॉल्यूम के लिए। और पांचवा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, जो आपके क्लास 10th से ही आता है, क्लास 10th और 9th में ही ज्यादा लिखा होता है, उसका नाम सर और कुछ नहीं है, सर क्या है, अवोगाद्रो नंबर। इन सारी 5 लॉ को आज हम एक एक करके क्या करेंगे बेटा, रीड आउट करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। समझ गए, समझ गया आता? तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सबको पता होगा सर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और एक नया चीज फॉर्म करते हैं, उस नई चीज का नाम क्या है सर, प्रोडक्ट। इन्हीं की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको क्या कर दिया, समझा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं तो आपका क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, एंड राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो क्या होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। मैं फिर बताया कुछ हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ बेस्ड होते हैं, कुछ इनके आधारित पे हमारे 5 लॉ बनाए गए। इन्हीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधारित पर हमारे 5 लॉ बनाए गए और 5 लॉ बनाए गए। कौन कौन से 5 लॉ? पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। चौथा है आपका गे ल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और पांचवा है सर अवोगाद्रो नंबर। अगर मैं बात करूं अवोगाद्रो नंबर होते क्या है सर, अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा हिंट के लिए जान लो। तो अवोगाद्रो नंबर सर आपका क्या होता है सर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है सर, प्रेशर के। किसके बेटा, प्रेशर के। ये हमेशा वॉल्यूम के विपक्ष में और आपके इसके प्रेशर के विपक्ष में क्या करता है, अवोगाद्रो नंबर क्या करता है, बात करता है। अभी हम इसको थोड़ा सा डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा था बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे। चलिए हम फर्स्ट हेडिंग उतारते हैं अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। फर्स्ट हेडिंग क्या है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। यहां तक मिटाएं, क्या नोट हो गया, मिटाएं। चलिए फर्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए हेडिंग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ नंबर क्या बेटा, ये फर्स्ट है। लॉ नंबर कौन सा बेटा, ये फर्स्ट। लॉ नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई पूछे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला लॉ कौन सा था, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। जरा हमें बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो मैंने आपको एक चीज कर पढ़ाई थी, डाल्टन का एटॉमिक का थर्ड पॉइंट।
जरा डाल्टन की टॉपिक थ्योरी खोली और उनका थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखवाया था, जहां पे हमने लिखवाया था सर जो एटम होते हैं ना इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया था, इंडिविजुअल होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं एटम। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब वो ज्यादातर तोड़े नहीं जा सकते। हम एटम को क्या कर सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट चीजों में क्या हो सकते हैं, तोड़े। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है तो हम इसको और भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये होता है हम किसी भी एटम को फर्दर आगे क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैंने पढ़ा एक सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे एक छोटा पार्टिकल है, पढ़ाया था। जरा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसी टाइम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी आप थोड़ी देर रुकिए और उस टाइम पे मैं क्या करूंगा एक चीज बताऊंगा एटम के बारे में। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जो हमारे एटम होते हैं ना, एटम आर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कहता है। बस कल हम आपको सुना रहे थे, बता रहे थे, और आज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपका क्या कहता है, आप लिखोगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज atom cannot be created nor be destroyed। ये हमारी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई पूछता है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज। ये क्या डिफाइन करता है बेटा, डिफाइन करता है सर जो एटम होते हैं ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो वो क्या होते हैं किसी को बनाए जा सकते हैं, ना तो क्रिएटेड मतलब ना बनाना, क्या बेटा बनाना, ना तो एटम बनाए जा सकते हैं और ना ही उनको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, कि ना तो उनको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। इन्हीं डिफाइन को, इसी डिफिनीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मैं कल डाल्टन साहब ने 1803 में क्या बताया, 1803 में लगभग बताया था, 1803 में उन्होंने क्या बताया कि जो एटम होते हैं ना इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। लेकिन हमें पता है सर यार साइंटिस्ट ही तो थे, वो क्या थे, वो एक प्रकार के हमारे सर थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन हमें पता है अगर लॉ बनाया गया, अगर लॉ बनाया, अच्छा जरा एक चीज बताइए, ये जिन्होंने कहा इट इज डिफाइंड एट द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it was put off the law of conservation of, कौन थे वो, law of conservation of mass, conservation of mass, पुट का मतलब बेटा देना, पुट का मतलब देना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन्होंने दिया था, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, किसको पता है, आपने नाम सुना होगा, एंटोइन लेवोसियर, सुना है। एंटोइन लेवोसियर एक ऐसे साइंटिस्ट, हमारे एक ऐसे सर थे जिन्होंने ही ये पॉइंट बताया था। उन्होंने तो बता दिया था, हमारे डाल्टन साहब ने ये बताया था, डाल्टन साहब ने ये सिद्धांत थोड़ी ना दिया था, जो इट इज अ डिफरेंट, मैंने आपको बताया था ये ऐसा प्रॉपर्टी बाद में आएगी। वो प्रॉपर्टी किन्होंने दिया था सर, एंटोइन लेवोसियर, डाल्टन साहब ने नहीं दिया था। डाल्टन साहब का केवल पहला पॉइंट क्या था, उन्होंने कहा जितने भी सर एटम है वो पहली बात तो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे पहला पॉइंट था उनका, कल ही मैंने पढ़ाया आपको। सेकंड उन्होंने कहा जितने भी सर कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, एटम एलिमेंट से मिलकर के क्या होते हैं बेटा, बने होते हैं। थर्ड पॉइंट हमने बताया जितने भी आपके एटम है ना, उनको अगर कोई भी कंपाउंड बनाना है तो आप उनको क्या करोगे, उनको फिक्स्ड रेशियो में रखोगे, मैंने बताया था। चौथा पॉइंट बताया कि जो हमारे एटम होते हैं ना तो उनको क्या होते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, और ना ही उनको आप देख सकते हैं इंडिविजुअल होते हैं। चार प्रॉपर्टी। और पांचवी बात बताई मैंने, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स बना है, वो चाहे सिंगल हो, चाहे वो H है या फिर H2 है, चाहे H2 भी रहेगा तभी भी इनकी अगर 1:1 आ रहा है तो चाहे सिंगल वाला भी रहेगा, इनका भी रेशियो क्या आना चाहिए 1। मतलब कहने का मतलब कभी भी आप इनको क्या कर सकते हो, एटम को आप 2.5, 1.5, 2.5 इनको आपको मतलब आधा पौना डेढ़ा इसमें ना करके आप हमेशा किस में रखोगे बेटा, एक होल नंबर में रखोगे। उन्होंने कहा एक होल नंबर में रखना चाहिए। ये हमारे 5 पॉइंट कौन बताया था सर, कौन बताए थे, डाल्टन साहब ने। कल ही हमने 5 पॉइंट पढ़ा था, याद है नहीं याद है उसको। फिर मैंने कहा था बेटा अभी देखना, ये जो डाल्टन साहब ने बताया ना इंडेस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल, हाउ कैन बी सी, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। तो हमारे आए थे, यहीं पे नाम आता है सर एंटोइन लेवोसियर, आप लोग लिख लीजिए बड़ा अच्छे से, एंटोइन लेवोसियर। एंटोइन थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक होगा, बाकी एंटोइन लेवोसियर। तो एंटोइन लेवोसियर ने क्या सिद्धांत दिया था बेटा, क्या सिद्धांत दिया था उस उनको डाल्टन साहब का हेडिंग पढ़ने के बाद क्या सिद्धांत दिया था कि इट इज डिफाइंड एज द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किसका सिद्धांत है बेटा, एंटोइन लेवोसियर का। कैसा लगा, यहाँ पे समझ आएगी नहीं आएगी चीज, यहाँ तक समझ आया नहीं आया। तो हमारे क्या थे, हमारे एंटोइन लेवोसियर साहब ऐसे थे जो सर थे हमारे लिए। ये हमने कौन सा सिद्धांत दिया था, इट इज डिफाइंड एज द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए आया। अब चलिए अब इनके आगे और हाँ पढ़ लेते हैं क्या,
इन्होंने कब दिया था बेटा, आगे भी लिख लीजिएगा 1789 में। कब दिया था? 1789 में। इसको नोट कर लेना थोड़ा सा, 1789 में नोट करो। हो गया। अब चलो इनको एग्जांपल के थ्रू समझो कैसे उन्होंने कहा, कैसे उन्होंने कहा कि सर आधा पौना डेढ़ा चौदह कैसे नहीं हो सकते हैं, हम तो लेंगे। उन्होंने कहा एंटाइल लेबोरेटरी साहब ने कहा चलो हम इनको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिखा, लिखा सर CH4, ये आपका क्या है सर, क्या है, मीथेन है, क्या है, CH4 एग्जांपल लिया। उसके बाद सर 2O2 लिया, क्या लिया सर, 2O2 ऑक्सीजन लिया। उसके बाद बना क्या सर, CO2 बना, और क्या बना सर, 2H2 बना, क्या बना, 2H2। नोट करो, पहले एग्जांपल नोट करो फिर समझाएंगे। नोट करो। अब इसको समझा रहे, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे इस एग्जांपल पे वेरी करता है। हमको हेडिंग तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हेडिंग से ज्यादा आपको एग्जांपल पे ध्यान देना है कि एग्जांपल में कैसे मैं कह सकता हूँ इनको पॉइंट नहीं होता है। अब हम इसी पे एक चीज पढ़ेंगे, क्या, थोड़ी सी बेसिक चीज हम समझाएंगे आपको। ये मास क्या होता है, मास, अगर किसी भी एटम का मास नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करो। एनी स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर, गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर दीजिए। किसी भी एटम का मास नंबर कैसे फाइंड करना है, और ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। क्लास 9th में बहुत ही ना, पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है कोई है। और मैंने कल भी बताया था मैंने मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एटम का। मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, है किसी के पास दिमाग है, मतलब है ये नहीं दिमाग। चलो मैंने कहा सर जो एटम, अगर किसी भी एटम का मास नंबर फाइंड करना है तो हमेशा सर एटम का क्या हो जाता है सर, गुणनफल हो जाता है। क्या हो जाता है सर, गुणनफल। गुणनफल का मतलब अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है सर, 1 होता है, तो 1 × 1 बराबर 1। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम कितना होता है सर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 × 2 कर दो कितना आएगा, 4। बस सीमा नंबर है किसी का, उसी एटॉमिक नंबर का क्या सर, गुणनफल। एक सेकंड में समझ गए, बस कोई फार्मूला नहीं। वो लोग देश भर का फार्मूला लिखवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस चुपचाप एटॉमिक नंबर का ही जस्ट क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, आप मास नंबर फाइंड कर लोगे। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। और उन्होंने एक चीज और समझना, उन्होंने क्या कहा, ऐसे उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, उन्होंने वो ये समझाना चाहते थे अगर लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रिएक्टेंट हैं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपके एग्जांपल के थ्रू। ये हेडिंग तो पढ़ लेना एक अलग चीज है, हेडिंग से याद कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा आपका एग्जांपल आप यहां पे समझना मिला। उन्होंने ये कहा कि एटम जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो बना सकते हो और ना ही उनको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। मतलब इसका मतलब अगर जितना रिएक्टेंट इधर है, अगर मैंने एक सपोज किया यहाँ पे 20 ग्राम एटम है, तो प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 20 ही ग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉट बी क्रिएटेड, यहाँ पे तो आप बना नहीं रहे हो, यहाँ बस केवल एटम को रख रहे हो ना, और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और तुम कितना भी प्रोसेस कर लो, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते, प्रोडक्ट में पक्का आएगा उतना ही। वो चाहे आपका कुछ निकल रहा हो, किसी रूप से निकल रहा हो, कोई चीजें यूजफुल हो और चाहे कोई चीजें नॉन यूजफुल हो हमारे लिए, लेकिन है तो प्रोडक्ट साइड मिली। तो फॉर एग्जांपल हमने चाय पत्ती चीनी लिया, तो क्या चाय पत्ती हम पी लेते हैं क्या, लेकिन चाय पत्ती का स्वाद लेते नहीं लेते हैं चाय में। इसका मतलब सर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बहुत बड़ी चीज समझाता है एग्जांपल के, तो उसने ये कहा कि अगर मास नंबर किसी का 20 ग्राम अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो राइट हैंड की साइड 20 ग्राम होना चाहिए। कौन कहा था, एंटोइन लेवोइसियर साहब ने कहा था। चलिए आप ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कैसे मास नंबर निकालोगे। जरा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन और कार्बन 6, तो 6 का डबल 12। ठीक है सर, 12 प्लस, और हाँ इसके बीच में जो भी होता है एटम मतलब जुड़े हुए होते हैं, मैंने बताया बॉन्ड, और उनका क्या नाम है, केमिकल बॉन्ड, तक बढ़ाया था ना। जरा हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और 1 × 4 बराबर। और एक चीज मैंने आपको बताया, ध्यान सुनना बेटा, एक चीज और, जो हमारे एटम के बगल जो भी मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, लिखा है सर 2C2, क्या लिखा है 2C2, ध्यान समझ लो, 2C2 का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है। चलो C2 बस लिख रहा हूं मैं, बस C2 लिख रहा हूं। एक तो बताओ 6 क्या है,
कार्बन है। ये दो क्या है सर? सर कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। क्या बड़ा? मॉलिक्यूल्स। मैंने पढ़ाया है आपको, अभी क्लियर कर दूंगा एक सेकंड। एक चीज आज के बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप मास नंबर मॉलिक्यूल मास सब सेक्शन में निकालोगे, ये गारंटी है। बस थोड़ा ध्यान देना। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और अगर मैं उसका मास नंबर पूछूं तो 12, कितना हुआ? 12। और उसके पास मॉलिक्यूल्स भी है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास बन गया ये। तो सर क्या हुआ? 6 दूनी 12 तो ये थे, और इंटू 2 कितना हो गया? 24। नहीं समझे, फिर से एक बार फिर से ध्यान। क्लास 9 में बहुत आसानी तरीके से समझाया था, लेकिन आप लोगों ने एक्सपेंड किया, छोड़ दिया। ध्यान समझो। मैंने कहा ये लिखा है सर CO2, बस CO2 ले लिया। यहां पे कार्बन अकेला, एटॉमिक नंबर कितना? 6, मास नंबर 12, काम खत्म, प्लस लगा के। ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को तुम देखो, उनके मॉलिक्यूल्स पे मत जाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अगर लग गया तो ये कोई मास नंबर नहीं हुआ। क्यों? फिर ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास बन गया। अब ये कोई मास नंबर नहीं रहा। क्यों? मास नंबर तभी तक होता है जब कोई सिंगल एटम होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था मॉलिक्यूलर? सर 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम सब किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। सब किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। कितने हो गए सर? 4 हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? लेकिन अगर मैं इसको कितना भी ब्रेक करूंगा, लास्ट में बचेगा कि बचेगा नहीं बचेगा? हाइड्रोजन बचेगा नहीं बचेगा? है तो हाइड्रोजन ही ना। लेकिन अब ये क्या होंगे? इनके मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या हो गए? इनके मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े हुए हैं सर? केमिकल बॉन्ड से। अब ध्यान से पढ़ो, जरा एक बात बताओ, ऑक्सीजन, अब पहले ऑक्सीजन का मास नंबर मुझे बताओ। पहले ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होगा? ऑक्सीजन का 16, कितना? 16, 8 एटॉमिक नंबर, और उसका डबल क्या? 16। लेकिन जरा बताओ उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? उसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं? 2। और मॉलिक्यूल्स भी उसी में जुड़ जाते हैं, किसमें? जिसका ऑक्सीजन का नंबर था, इनटू 2 कितना हो गया सर? 32। समझ? तो 32 और 12 44। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर CO2 का कोई पूछे मास नंबर, CO2 का पूरा मास नंबर बताओ, तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो? 44 आएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? वही चीज यहां अप्लाई करते हैं। ध्यान सुनो, यहां पे आया सर मेरा 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है सर? 1। कितने मॉलिक्यूल्स है सर? 4। बराबर आएंगे क्या सर? 4। 12 4 बराबर 16। कितना है सर? 16। मतलब CH4 का मास नंबर कितना है सर? 16 ग्राम। कितना है बड़ा? 16 ग्राम प्लस। अब ध्यान सुनो, पहले ध्यान सुनो बेटा, ये ऑक्सीजन है। क्या ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाँ, और सुनो, और एक चीज और तुम्हें बता दूं, और थोड़ा ध्यान देना। ये जो 2 होता है ना, ये दो क्या करते हैं? अगर एटम के बगल जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, तो कैसे तोड़ सकता हूं सर? ये O ऐसे तो लगा होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे तो लगा होगा, ऐसे तो लगा होगा। अब इनके मॉलिक्यूल्स जोड़ते चले जाऊं तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए सर? 2 और हो गए इनके। तो ध्यान समझ बेटा, मैंने अभी समझा दे रहा हूं। मतलब जो नंबर आता है, एटम आगे लगे हुए होते हैं, इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? उस मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो उनके आगे लगे हुए होंगे वो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। मतलब जुड़ेंगे कैसे सर? मैं अगर बात करूं यहां पे 2 लिखूं, क्या लिखूं? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 8 गुना 16 और 16 गुना 32। कितना आएगा? 32 गुना कितना आएगा? 24 और 24 16। चलिए, हाँ क्या पढ़ा रहे थे? हाँ पढ़ा रहे थे, हाँ कैसे लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे इन्होंने इस चीज को कैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं। ध्यान से फिर से, अरे चीज अभी आउट होता है, क्या होता है? चलो फिर से अच्छी बात है, फिर से निकालते हैं इनका मास नंबर। C क्या है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6। और मास नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर का डबल। एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है बेटा? मास नंबर। अब हमें पता है ये 6 है, और 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 4। 12 4 16। और प्लस एक चीज और, हाँ 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को भी क्या करना है? 64 मल्टीप्लाई करना है। हाँ आइटम को भी इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो पहले ये बताओ, पहले उसको छोड़ो, ये 2 आप लिख लिए, सॉरी 16 इसी का ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या करना है? प्लस नहीं करना, क्या करना बेटा आपको? 2 मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन की कितना हुआ? 8 हुआ। 8 का डबल क्या हुआ? 16। और 16 के नीचे 2 मॉलिक्यूल्स भी लगे हैं, 32। और 32 इंटू 2, 32 गुना 64। नहीं समझ आया?
आया नहीं आया? फिर से ये 2 आपका लिखा है, 2 मैंने से उतार दिया, 2 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मैं इसकी बात नहीं कर रहा बेटा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन का ही पर्सनल नाम ले रहा हूँ। 8 दूनी 16 और 16 के नीचे 2 मॉलिक्यूल्स 32 कितना है बेटा? 32 और 32 गुना 64 हुआ कि नहीं हुआ? असल में 64 16 कितना होता है बेटा? 80 कितना आएगा? 80। अब देखो क्या सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंटाइल लेवोसियर जिन्होंने कहा कि अगर जितना तुमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट के साइड जितना अगर 30 है, 30 ग्राम कोई चीज मिला हुआ है तो 30 ग्राम इधर भी आएगा। आई विल ट्राई, चलिए करते हैं। और मैंने एक चीज और बताई है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, एक चीज हमने क्या बताई, जितनी चीज लेफ्ट हैंड साइड आप लेते हो, जितनी चीज आप क्या करते हो लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, उतनी ही चीज का प्रोडक्ट बनता है क्या बेटा? राइट हैंड साइड। उसमें ना कोई चीज अलग से आती है और ना कोई चीज वहां पे ऐड की जाती है, बीच में कोई चीज ऐड नहीं की जाती है। ये अपने आप केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। चल देखते हैं फिर से इधर आप चलो करते हैं। तो आप जरा ध्यान सुना, जब आप एक मीथेन गैस लेते हो ना और जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या निकलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, मिलता है। समझ गए? चलिए सी क्या है सर? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 प्लस ऑक्सीजन दूनी 32। अरे भाई 8 एटॉमिक नंबर, 8 का डबल मास नंबर 16 और 16 के नीचे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 16 दूना 32, 32 12 2 2 4 44 क्या बेटा? 44 ग्राम प्लस हाइड्रोजन परिवार 2 मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन के 1 into 1 1 ही आएगा, फिर 2 मतलब 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन का 8 दूनी भाई 8 एटॉमिक नंबर और दूनी 16, तो 16 और प्लस 4 कितना आया? 20। 44 20 गलत आ रहा है क्या भाई? कुछ छोड़े हम लोग रहे, चलो छोड़े कुछ। बहुत बड़ी गलती किए हो, बहुत बड़ी गलती, एक माइन्यूट गलती, इधर ध्यान दो, बहुत बड़ी गलती की और लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कितनी बार पढ़ा है बैलेंसिंग की क्वेश्चन, देखो कितना खाती है लोगों को बैलेंसिंग क्वेश्चन। बैलेंस है ये, अभी बैलेंस है, लेकिन देखो कहाँ गलती कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ, ये 2 किसका है? ऑक्सीजन का नहीं है क्या? देखो एक माइन्यूट गलती, वही कर यार कैसे 44 सारा, एक माइन्यूट गलती। भाई अगर कोई चीज कंपाउंड के आगे पूरी लगी हुई है तो वो तो उसका हर एक पे असर होता है। कहते नहीं जैसे कि हमारे पिताजी के 4 बच्चे तो पप्पा सबके चारों जन के इफेक्ट क्या रहता है? अकेले बाप पे रहता है। मतलब वो अगर वो आगे खड़े हुए हैं तो उनका इफेक्ट कितने पीछे जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब पे इफेक्ट डालेगा बेटा। वही चीज वही कह रहे हैं। यहाँ पे कितना था आप लोगों ने? ये तो सही था 44 आया था। अरे चलो फिक्स करते हैं 12 32 16 तो 32 बार हाँ 44 कितना है बेटा? 44 प्लस पर ये तो 4 हो गया, 2 दूना इसका 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 दूनी 16 और 16 और दूना 32 32 4 36 6 4 10 0 4 के साथ 8 80 आया, 80 आया। कैसा लगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये एग्जांपल के थ्रू में समझाता है, ये एग्जांपल के थ्रू में समझाता है। इसका मतलब सर एंटाइल लेवोसियर जो कह रहे थे ना, उनका कहना कोई गलत नहीं था, उनका कहना कोई गलत नहीं था। एंटाइल लेवोसियर ने यही कहा कि जो हमारे डाल्टन साहब 1893 में बता के चले गए कि जो एटम होते हैं इंडिस्ट्रिक्टेबल होते हैं और इंडिविजिबल होते हैं, देखे नहीं जाते हैं और क्या करते हैं ना तो उनको तोड़ सकते हैं, अधिक एक आइटम को उसके बाद फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलो क्या देखते हैं क्या भाई, इधर 80 आया, अगर मैंने रिएक्टेंट साइड जितना प्रोडक्ट लिया उतने ही साइड का प्रोडक्ट भी बनना चाहिए, अगर इतना रिएक्टेंट है उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। तो और देखते हैं क्या इनका 79 पॉइंट कुछ ना आ जाए कहीं। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी और दी थी, एक चीज और दी थी बेटा, उन्होंने 5वां पॉइंट डाल्टन साहब ने एक चीज और कही थी, वो भी पढ़ेंगे जानते हो, बस सेकंड आ रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। अभी यार इसमें उन्होंने ये भी कहा था जितने भी रेशियो आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? होल। ना तो 3 आएंगे, ना तो वो 3 आएंगे, ना तो वो 7 आएंगे, वो हमेशा कौन से नंबर में आएंगे? होल नंबर में आएंगे। समझ में आ गया? चलिए उसको भी अभी हम पढ़ेंगे पिछला श्रेणी में। तो 80 ग्राम समझ में आएगा? कर लोगे नहीं करोगे? किसी चीज का, किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी किसी केमिकल कॉम्बिनेशन का अगर आपको मास नंबर पूछा जाए तो आप डिफाइन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो इसको डिफाइन करने के लिए कौन आए थे सर हमारे? एंटाइल लेवोसियर कब आए थे? 789 में। उनका कहना क्या था सर? एटम को ना तो आप बना सकते हो, ना ही तोड़ सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो। तोड़ना खत्म नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा? खत्म नहीं कर सकते हो। समझ में नहीं आया? तो ये हेडिंग इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया? आया? मिटाओ इसको। चलिए सेकंड हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड हेडिंग है आपका लॉ ऑफ
डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ नंबर सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा जब दबा चलो नोट कर बता दें। दिस लॉ was given by French chemist Joseph Proust। Joseph Proust he started that given compound always contain exactly the same proportional of element by weight। Example 2s2 plus O2 plus O2 2s2 2h2O। चलो जल्दी करो। हो गया, चलो ध्यान से बताएं। इसने क्या कहा, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या कहा उन्हें, लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन। इसका लॉ नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ध्यान से बताएं। दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये लॉ कहां पे दिया गया था बता, एक किन्होंने दिया था, एक फ्रेंच केमिस्ट मतलब हाँ जो औषधियां बोल सकते हो, औषधियां ग्रुप में जो प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम क्या था बेटा, जोसेफ प्राउस्ट। कौन क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, एंटोइन लेवोसियर। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। याद रखिए ना, क्लियर है। कहाँ के रहने वाले सर, एक प्रकार के फ्रेंच केमिस्ट थे। कौन थे ये, एक प्रकार ये क्या थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे। He started that a given compound, उन्होंने शुरुआत किया किसके बारे में, that a given compound, जो भी कंपाउंड दे रहे थे। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या रहता है बेटा, कंपाउंड। क्या है आपका ये कंपाउंड, a given compound always हमेशा कंटेन मिले हुए होते हैं exactly the same proportional by element by weight। उनका कहने का मतलब ये था सर, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो always contain exactly the same proportion। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने मैथ में बहुत सुना है, 1000 बार प्रोपोर्शनल आता है, इनका प्रोपोर्शनल निकालना है। हाँ मैथ में 8 में 7 में 7 में किसी चीज का ये बताओ, ये आपका क्या बोलते हैं, 30 एंड 20 का प्रोपोर्शनल निकालो। तुरंत इंसान बोलता है 30 एंड 20 का प्रोपोर्शनल निकालो, और नहीं आया ना तो समझ जाओ इतने बदतमीज हो कि पूछो ना। किसी चीज का प्रोपोर्शनल क्या कैसे निकालते हो, पता है स्टूडेंट, किसी चीज का प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हो बेटा, फ्रैक्शन में करके। वेरी गुड, ठीक है। बट हमेशा किसी भी चीज का प्रोपोर्शनल निकालना तो आप क्या बोलते हो, रेशियो। किसी भी चीज का रेशियो कर दो प्रोपोर्शनल आ जाएगा ऑटोमेटिक, खत्म। तो क्लास 12 के बाद यहाँ बैठे क्लास 10 क्लास में सब बदतमीज है, किसी बात तक प्रोपोर्शनल नहीं पता, प्रोपोर्शनल होता क्या है। हाँ बेटा बताने ज्यादा बोली काट रहा हूँ, नलायक डंडा देखा है, थोड़ी मैं खा दूंगा कदा। चलो इधर बकवास नहीं, उसने कहा ना इधर
उसने कहा कि जो भी वेट आएगा, बकवास नहीं, सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट, जितने भी एलिमेंट हैं आपके, जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो आएगा वो एक, अगर जितना रेशियो इधर आएगा उतना ही रेशियो क्या आएगा बेटा, इधर आएगा। बस सेकंड, वही जो मैंने आपको बताया कि रेशियो, उनका रेशियो निकालना। अब रेशियो निकालने का तरीका क्या है? अब चलो हमको ये मैं कोई बताया किसी चीज़ का रेशियो कैसे निकालो। सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको एटॉमिक मास सिखाया निकालना, एटॉमिक मास सिखाया, मतलब वही मास नंबर सिखाया कैसे निकालते हैं एटॉमिक का। अब आपको रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हमें जरा बताओ, किसी चीज़ का रेशियो कैसे निकालते हैं? वही पुराने स्टेप से करेंगे। ये पुराने स्टेप से करेंगे सर। हाँ हाँ चलो ठीक है। आपको रेशियो निकालने से पहले बेटा आपको किसी चीज़ का मास नंबर पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने नहीं बता दिया कि कैसे लॉ धीरे, अभी देखना पहले उसने क्या बताया, आइटम को जोड़ करके मास नंबर सिखाया तुम्हें, मास नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। अब आपको क्या सिखा रहा है, किसी भी मास नंबर का रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी मल्टीपल आएगा, थर्ड लॉ क्या है देखो, उसने क्या लिखा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। अभी थर्ड ये आएगा, फिर चौथा आएगा गेल इसका ला आएगा, पांचवा आपका क्या आएगा, अब 11 नंबर। तो अब 11 नंबर देखो कैसे तरीका होता पड़ेगा। अब एटॉमिक मास रेशियो कैसे निकालोगे, रेशियो निकालने से पहले आपको किसी चीज का क्या पता होना चाहिए, मास। और मास नंबर आपको मैंने आपको समझा दिया है। कैसे समझा दिया सर, हम लेते हैं सर इधर वाले का मास नंबर, चलो ये कितना है सर, इसका मास नंबर निकालो फटाफट। 4 नहीं 2, अरे छोड़ो छोड़ो, एक मिनट। ये है आपका H, पहले आप सीखो किसी भी चीज का एग्जांपल। ये आपका H, ये आपका क्या है O, इनका मास नंबर क्या होगा ये बताओ। 1 और 1 1 रेशियो 8, समझ गए कैसे मारूंगा थप्पड़ गिर जाएगा। 8 दूनी 16, बोल रहा हूँ किसी भी जगह मास नंबर, हाँ वही बोल रहा हूँ। 1 रेशियो 16, अब कर लो, अब तो कर लो। कितना आएगा इसका 4, वेरी गुड। 16 कितना आएगा इसका, अरे ना 32 है। कितना आएगा, काटो इनका रेशियो, 16 इधर आएगा 2, इधर आएगा 16, इधर आएगा 1, इधर आएगा 8। ये आपका रेशियो। अगर कोई पूछता है कि 2H2 का, इधर सुनो, अगर कोई पूछता, थर्ड चीज सिखा रहा हूं, कोई पूछता है 2H2 का और प्लस ऑक्सीजन का होल रेशियो नंबर, रेशियो प्रोपोर्शनल कितना आएगा, तो क्या बोलोगे 1 रेशियो क्या आएगा, 1 रेशियो 8। समझे कि नहीं समझे निकालना। चलो इधर ट्राई करते हैं सर, इधर 4 इधर तो हाइड्रोजन, रुकना, इधर कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है सर, हाँ 32, काटो, आया कि नहीं आया। इसका भी क्या आएगा सर, समझ में नहीं समझ में आया। कहने का मतलब उसके वेट पर निर्भर करता है। और वेट कैसे फाइंड करते हो आप, मास से। वेट कैसे फाइंड करते हो, किसी के मास से। और मास नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी के एटॉमिक नंबर का डबल। आंसर कैसा लगा समझ में आया, सेकंड प्रॉपर्टी। उसने वही चीज कहा, दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट कॉन्स्टेंट जोसेफ प्राउड, ही स्टार्टेड दैट अ गिवन कंपाउंड। उन्होंने शुरुआत ही किया था किस चीजों पे सर, एक कंपाउंड पे। और आपको पता है सर कंपाउंड जो बने हुए हैं किससे चीज बने हुए हैं, एलिमेंट और एटम से मिलकर बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं बेटा, एलिमेंट और एटम। और उन्होंने आगे चीज क्या कही, कंपाउंड ऑलवेज वो हमेशा कंटेन मिलकर के बने हुए। तो कौन से, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन। एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर तो हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन इधर, कोई नया कंपाउंड नहीं, सेम प्रोपोर्शन। आगे ऑफ द एलिमेंट बाय वेट, और उनके वेट पर निर्भर करता है। तो वेट निकालने का, रेशियो प्रोपोर्शन निकालने का सबसे तरीका आपको सबसे अच्छा क्या, किसी का मास नंबर फाइंड कर लो। और मास नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए। एटॉमिक नंबर का डबल मास नंबर। मास नंबर का फाइंड करने का आप तरीका क्या, रेशियो। क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। और रेशियो करने का आपको तरीका मैंने बता दिया। कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, फिर से करवाऊं, आया आ गया। चलिए अब मुझे बताइए इसका रेशियो निकाल के दिखाओ। CO2 का रेशियो निकालो, CO2 का किसी कंपाउंड का रेशियो। अब मुझे पता नहीं है इधर आपको इसका नहीं बनाना कि C+O2 नहीं, CO2 का सीधा निकालो रेशियो। कितना रेशियो आएगा, फटाफट बताओ, जल्दी फटाफट कम फास्ट मेरे बच्चे, फास्ट जल्दी। CO2 का रेशियो
जल्दी 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 1 2 हाँ बेटा 1:2 गलत क्या था गलत वेरी गुड 3 रेशियो 8 वेरी गुड कहाँ लाया कहाँ रहा है बेहुदा अरे बेटा सी इधर देखो सी है और आपके पास ओ है दो ही चीज है एक सी है और एक क्या है ओ कितना है सर 2 बस सी कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 और 6 दूनी 12 रेशियो ऑक्सीजन कितना है 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आधा 6 16 3 8 3 रेशियो 8 खत्म अच्छा ऐसे काट रहे अच्छा ऐसे काट रहे थे क्या ये उधर ही। अब 3 और 8 कहाँ काट देगा और आपको पता है और आपको एक चीज पता है ध्यान से समझना अगर मैं इसको चाहूं तो क्या अब मैं तोड़ सकता हूं नहीं क्यों क्योंकि हमें किन्होंने बताया है एंटोइन लेवोसियर ने क्या बताया है एटम को ना तो तुम तोड़ सकते हो कहां तक जब कोई सिंगल एटम बचेगा तब और एक रेशियो आ गया 3 रेशियो आ गया अब 3 को आप बिखेर नहीं सकते यही 3 रेशियो आपका 8 क्या होगा एटम समझ गए नहीं समझ गए हो जाएगा आप कर लोगे NO2 का निकालो चलो NH3 का निकालो NH3 का अमोनिया है NH3 क्या है आपका अमोनिया ये चीजें आपको याद करो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स होते याद करो अमोनिया क्या होता है मीथेन क्या होती है इसका होगा 14/3 हाँ बेटा 14/3 14/3 वेरी गुड सही है कितना आएगा सिस्टम 3 नाइट्रोजन 7 है तो 700 चलो अच्छा NH4 करता हूँ सॉरी मुझसे गलती हुई थी मैं NH4 देने वाला था तो NH3 ले लिया था अब निकालो तो 14 4 अच्छा काटेगा नहीं बेच रहा मैंने कहा लीस्ट नंबर तक काटना है रेशियो निकालना है रेशियो का मतलब ये नहीं होता किसी का मास नंबर ले दो बस खत्म है सर हाँ बेटा कितना आएगा 7:2 कर लोगे नहीं कर लोगे अब आप समझ गए तो रेशियो आप वहीं तक निकाल सकते हो जहां तक उसकी एक होल वैल्यू आ जाए बस वहीं पे आप क्या कर दो रुक जाओ किसी का होल रेशियो आ जाए बस होल नंबर सबको पता ही होगा होल नंबर का मतलब जो कहां से स्टार्ट होते हैं 2 4 6 ये होल नंबर है अरे गधा मैं पढ़ रहे हो क्यों तो इवन और क्या है वाह भाई सब लोग क्लैपिंग कर लो इसके लिए एक बार वेरी गुड हमारे पुज्जू क्लास 12 में इनको होल नंबर कह रहे हैं 2468 मतलब बेटा मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मेरा व्यर्थ जा रहा है इसका मतलब नहीं वो सब तो आ रहा तो इसका मतलब आपका कहने मतलब होल नंबर 246 है जिसका मतलब 3 आया इसका मतलब मेरा आंसर गलत मतलब ये जो साहब जोसेफ साहब ने दिया है इनकी पूरी प्रोबेबिलिटी गलत हो गई है अरे नहीं ये थ्योरी पूरी थ्योरी गलत हो गई इनका मतलब एंटोइन लेवोसियर साहब ने कहा इन अ फिक्स्ड रेशियो मैंने कहा सब खत्म अरे सब 3 कैसे आया अरे मतलब 5.5 ये सब अगर मैंने कहा क्या है यार H2O है H2O का आप 3D बनाइए 3D बनेगा इसमें मतलब 3 एटम होते नहीं भाई ये रहा एक ऑक्सीजन का क्या रहा एक सॉरी ये रहा आपका एक ऑक्सीजन का और इसी में से 2 बॉन्ड बनेंगे किसके H के किसके बनेंगे H के और या फिर अब इनका केमिकली बॉन्ड बनाऊं ये देखो ये और ये दोनों साइड क्या जुड़ेंगे H और बीच में क्या जुड़ेगा बेटा O तो 3 तो बन तो गया इसका मतलब सर गलत दिस प्रॉपर्टी वाज गलत बिकॉज़ Bujju इज अ बेस्ट टीचर ऑन दिस वर्ल्ड डिस्क्लेमर बन गया बेटा आज के बाद ठीक है आई एम प्राउड ऑफ योर बच्चे होल नंबर इज 2 4 6 एंड 8 वाओ नाइस शर्म नहीं आती क्लास बताओ 12 में पहुंच गया होल नंबर कह रहा है 2 4 6 8 होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 सारे साथ आपके क्या है होल नंबर तो है और होल नंबर वही होते हैं जो आपके अगर बेटा कभी भी वो क्या होते हैं पॉइंट में नहीं होते हैं क्या होता है बेटा पॉइंट में नहीं होते हैं हमेशा 1.5 पौना आधा ढाई तिहाई चौथाई नहीं वो पौना और ये भागे मतलब कुल मिला के वो आपके 1 2 3 में ही नंबर में ही रहेंगे वो कभी आपका 1.5 1.5 पौना इसमें आधे में नहीं तो और ये कौन समझाता हमारा एंटोइन लेवोसियर समझाया समझ में आया 2 4 6 8 शर्म नहीं यार अरे बेटा थ्योरी मत गलत तेरी रेशियो आया 8 किसका आया था किसका आया था इसका आया था ना 3 रेशियो 8 3 आ गया सर आपने गलत पढ़ा दिया सर मुझे आपने मुझे गलत पढ़ाया वो तो कहते थे होल नंबर कभी 3 होता ही नहीं है होल नंबर कहाँ 3 होता है सर इतनी बेइज्जती ना करिए सर ले जाएंगे आज शाम को फांसी लगा लेंगे क्या मतलब बचेगा अच्छा छोटी चीज़ ये छोटी चीज़ है आपके लिए
अरे आगे की क्लास 12 पहुंच गया, होल नंबर नहीं पता, कह रहा छोटी चीज़ है। अरे सर एग्जाम में डायरेक्ट होने से मतलब है क्या जो नहीं यार, वाकई में खुद के पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है भाई, चाहे गलती रहे लेकिन हाँ गलत एग्जाम में सही होने का मतलब है, चाहे अंडा लेवल से हो चाहे जोसेफ, चाहे अपना नाम लिख के चले आगे ज़्यादा हो वहाँ पे। क्यों आया नहीं आया ये बता भाई, आया बेचारा यूट्यूब ऑनलाइन वाला भी बच्चा सुन रहा होगा जो बाद में अपलोड करे वो भी कहेगा खुद जैसे बच्चे हमारे सभी को दे क्यों बाहर मेरे कमेंट नाम में लिख दो। चलो। चल 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 ज़्यादा समय आपने देखो चलिए बेटा, थर्ड आपका क्या बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। थर्ड आपकी हेडिंग क्या बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी दो और बच्चे हैं, समय एकदम आपका समय जो है एकदम कगार में पहुंच गया और बिना पढ़ाए जाए छोड़ना नहीं है आज। चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल क्या बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ थर्ड है आपका। चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, आप लिख लो पहले, दिस लॉ, मेरे साल को फटाफट सब लोग, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन साहब। फिर डाल्टन साहब आए कब, 1803 में, डाल्टन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements, if two elements can combine to form more than one compound, more than one compound, mass of one element, next heading लिखिएगा, mass of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। चलिए एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक तरफ हमने लिया है नाइट्रिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो फटाफट नोट करो, पढ़ा इसको समझाए। तो मतलब क्लास 10th वाले पूरा 12th में लगे हुए हैं, क्यों अभी से ही लिख लो, वाकई बाकी आप लोगों के लिए अभी लेवल का नहीं है, पढ़ लोगों के लिए आसानी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर अपने 10th पे ध्यान दो, ठीक है। अभी इस पे कम, क्योंकि इनका है ये, जब जान रहे हो होल नंबर भी नंबर बता रहा है, इवन और बता रहा है, समझ रहे हो, तो आप ज़्यादा मेहनत करो, ये ज़्यादा करें वो ज़्यादा सही रहेगा, आपके लेवल का नहीं बेटा। पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग ट्राई करो क्या पढ़ना अपने सिलेबस का, ज़्यादा फोकस करो उस पर। घर पे जाके ये तो बिल्कुल मत रीड करना, क्लास में सुन लिया करो, लिखने का मन रहा कर तो लिख लिया करो, जो इंपॉर्टेंट लगा करे सारी चीज़ें मत लिखा करो, सब कुछ 12th का इसमें एक चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेन फोकस रखिए क्लास 10th में। नहीं तो जब ये कंटेंट आ जाएगा ना आपके सर में, जब ये कंटेंट जाएगा तो आप अपना पिछला जो चैप्टर है वो क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। तो अपने ही सिलेबस का पढ़ो, ज़्यादातर आप भागने की कोशिश मत करो। चलिए स्टार्ट करो, क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ध्यान से बेटा। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूं, किन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोइन लेवोसियर। कब दिया था? 1789। उसके बाद लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन किसने दिया? जोसेफ। किसने दिया था? जोसेफ साहब ने। फिर कब दिया था उन्होंने? डेट नहीं लिखा। अच्छा ये रेट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जब नहीं लिखा है तो नहीं लिखा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब दिया? डाल्टन ने। कब दिया? 1800। अब ध्यान सुनो, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन साहब 1811। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, एक चीज बेटा जहां पे आपको हिंदी की मीनिंग आकर पूछ लिया करेगा, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? उनके अनुसार, इस लॉ के अनुसार, इफ टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट हैं आपके साथ, आपके पास कितने एलिमेंट है बेटा? दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट का मतलब सर एक H और एक ले लो C, कोई भी एलिमेंट ले लो, कार्बन है और हाइड्रोजन। कैन कंबाइन किससे? अच्छा आप ले लो H2O, H और O, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्या कह रहा है? जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं ना, तो एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। सही बात है भाई, किसी में चीज में क्या करता है? वो निकलता है, वो चीजें क्या, कुछ चीजें निकलती हैं। वही कह रहा है, बहुत अच्छी चीज, कि इफ टू एलिमेंट्स, अगर जब आप दो एलिमेंट्स लिखोगे ना, तो कैन कंबाइन जब आपस में मिलाओगे तो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वो एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा जरूर, कंफर्म बनाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन आगे क्या है उसने? मास ऑफ द वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट का मास, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से। मास ऑफ द, ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू ये कितना लिखवाया है, मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। उसने क्या कहा? अगर आपको कंपाउंड बनाना है किसी चीज का, ध्यान सुनिएगा, तो कंपाउंड बनाने से पहले आपको पता है कि मास, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ द एलिमेंट होने चाहिए। कौन कौन से? डिफरेंट। अभी एक चीज तो मैं बहुत क्लियर करवाऊंगा, अभी आप पक्का क्लियर करवा दूंगा, वो हो सकता है मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट दे दूं, समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं बताऊं, मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक वर्ड में बता रहा हूं, अभी आगे पढ़ाते वर्ड में आगे दिमाग में, ये मेरा जो सिद्धांत कहना क्या है, सही है कि नहीं है? सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। पहले जरा आप सोचिए 5 मिनट के लिए, आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं। सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। क्या मेरी बात सही है कि गलत है? गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। प्लीज गिव मी आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो जो ज्यादा समझ ना लो, क्योंकि आगे पढ़ाना ही है। ये थोड़ा पढ़ाने से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी इसमें एक का हेल्प कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, एक चीज ये हमारे पास क्या है सर? कंपाउंड है। एक कोई मानो कंपाउंड है, कंपाउंड इसका मतलब सर CO2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट होंगे, H2O भी हो सकता है, सारे कंपाउंड है। मैंने एक दूसरा एटम लिया, एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल से बनाया, कंपाउंड भी लेकर एटम से मिलकर बनाया। एटम भाई, एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे इंसान क्या करता है? बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। मैंने कहा सर ये लीजिए, मैंने लिखा यहाँ पे N2, H2, Cl2, ये आपके क्या है सर? ये आपके मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? और ये आपके क्या है सर? कंपाउंड है। क्या है सर? ये कंपाउंड। अब मैंने यही दोनों चीज बताया, ये डायग्राम समझा रहा हूं, डायग्राम। ये जो हमारे अंदर वाले ये कंपाउंड है, नहीं है, आप तुरंत पहचानोगे सर, क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट ऐड है। और आपने बताया व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इट इज फॉर्म्ड कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो आपस में क्या बताते हैं बेटा? कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स व्हेन टू आर मोर सेम एलिमेंट होना चाहिए, वो चाहे 4 हो चाहे 10 मिल जाए, लेकिन रहेगा तो मॉलिक्यूल्स से वो। क्यों? क्योंकि एलिमेंट कैसे हैं वहां पे? सेम, कैन नॉट बी डिफरेंट। मैंने एक वर्ड यहां इसी दोनों चीज में एक क्वेश्चन लिया। मैंने क्या क्वेश्चन राइज किया कि ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड हो सकते हैं, बट सभी कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। क्या मेरी बात सत्य है या फिर असत्य है? अब बताओ। और ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जाकर आप गूगल पे सर्च करिए एक बार, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है टीचर दिमाग में, और ऐसा आप स्कूल में भी रहे पूछिएगा।
दिया भी होगा, ऐसा नहीं है। अब हमारे दिमाग पढ़ाता है कि आप लोग टीचर पढ़ाते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन दिया, सारे मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स? इतनी बड़ी चीज है नहीं, सोचा अब तो डायग्राम बना दिया, अब तो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सारे मॉलिक्यूल्स, ध्यान से मेरी बात ध्यान दो, सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत ही नॉर्मल आंसर है बेटा, आप जरा उनको डायग्राम देखो, पहचान जाओ। आपको वही तो हम भी पूछ रहे हैं, सारे कंपाउंड, बट व्हाई, हाउ कैन बी सी, कैसे तुम बता सकते हो इसको लेकर के? कौन सबसे बड़ा फल करने लगा नालायक? ये क्या है रे लड़का? चलो अच्छा एक बात देखो, है किसी के पास मोबाइल है मोबाइल? करो देख करके। हमारा सिद्धांत है ट्रू, ट्रू। अरे हम कह रहे हैं एक बार ट्राई करो, ये क्वेश्चन डालो, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स, ट्रू और फॉल्स। मेरा कहने मतलब ट्रू, मैं तो कह रहा हूँ भाई सही है, और कैसे भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बस तुम्हें डिफाइन नहीं करना। जल्दी करो जल्दी करो। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स। जल्दी 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 जल्दी। देखो क्वेश्चन गूगल पे है नहीं है, देखो गूगल पे है नहीं, ये क्वेश्चन होगा तो 100%, ऐसा नहीं पढ़ाते पढ़ाते आगे दिमाग में घुस लिया। जल्दी करो थोड़ा जल्दी। ऑल कंपाउंड, अरे लाइक ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, all molecules are compound but all compounds are not molecules, but not molecules are compound। हाँ सही है। हाँ ट्रू है आंसर। चलो ट्रू। अब ध्यान सुनो, वही कर गूगल पे क्वेश्चन होगा जरूर, ऐसा नहीं है, पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, ये पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया, तुमने पूछ लिया। अब ध्यान सुनो कैसे, हाउ, बस बस ओ बड़ा बस वो उसको समझाने को भी नहीं समझ पाओगे एक्सप्लेन, तो तुम्हें होल नंबर में दिक्कत आ रही है तो कहाँ पे हो पाएगा? ध्यान बेटा आ सकता है, एनालाइज करो, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बेसिक मैंने भाई पढ़ाता दिमाग में ये क्वेश्चन आप पूछ लो। ध्यान सुनो कैसे, मैं दो चीज उठाऊंगा, दो एग्जांपल। क्या कौन से दो एग्जांपल? ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, क्या रहा बेटा? हाइड्रोजन, क्या रहा? हाइड्रोजन। ये क्या बना? H2 बना कि नहीं बना? मैंने उठाया सर यहाँ पे CO2, क्या बना बेटा? CO2। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोड़ दूं, C+O2 बराबर CO2, क्या बताया? CO2। ध्यान से अब जरा मैंने कहा एक वर्ड बोला, इसी दोनों एग्जांपल लेकर बस तुरंत भी समझा दूंगा। मैंने कहा ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब सर एक चीज बताना मुझे, एटम के बाद क्या बना? एलिमेंट। एक प्रकार समझो, एटम के बाद क्या बना? एलिमेंट। जब मैंने दोनों एलिमेंट को जोड़ा क्या बना? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जोड़ा तो क्या बना? कंपाउंड। कंपाउंड से पहले कौन सी चीज आई थी? कंपाउंड से पहले कौन सी चीज आई थी? मॉलिक्यूल्स। पहले क्या आया था? मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा सर ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन H2 हैं, इनको मैं इनकी हेल्प से लेकर के, ध्यान समझिएगा, इनकी हेल्प से लेकर के मैं क्या करूं, अगर आगे O जोड़ दूंगा तो कंपाउंड बन जाएगा, बन जाएगा, मानो कहना। अरे कि मैंने वो तुम्हें एक चीज पढ़ा रहा था, वो प्रोसेस ध्यान दो। कोई चीज बनने के बाद आप कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, बताया था कि मैटर से पढ़ा रहा था। मैंने कहा चीनी घुलने के बाद किसी चाय में, चीनी घुलने के बाद आप चीनी को निकाल नहीं सकते, लेकिन क्या उसका वेट नहीं रहता? चीनी में रहता है, रहता है, निकाल लोगे बेटा चीनी। तो बस अब ये तो आप एक प्रकार से आप बस, मैं बहुत सीरियसली क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप फनी भी कर रहे हो मतलब। अरे भैया ऐसे कुछ चाय बना लो, चाय पत्ती अलग करो, है ना? सुनिएगा सीरियसली क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा एक बार बताऊँ, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, CO2 लिखा है, CO2 में मॉलिक्यूल्स को नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा वन एटम है, मॉलिक्यूल्स केवल सिंगल एटम से मिलकर बने हुआ है। आप खुद सोचो, एटम में सर ने क्या बताया? एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, और कंपाउंड में कहाँ सेम एलिमेंट होते हैं? कहाँ होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो मैंने, लेकिन इसका मॉलिक्यूल, अच्छा बताओ जरा, कंपाउंड में सारे मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते? नहीं हो सकते भाई, लेकिन हाँ सारे मॉलिक्यूल्स सही तो मिलकर क्या बने हुए हैं? कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल्स ही ना होता तो कंपाउंड ना बना होता। बात समझ में नहीं? इसलिए कहा जाता है सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं, अरे मैं कह रहा हूं लो,
H2SO4 है, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? H ले लो, O ले लो और HO4 ले लो। ये कौन सा कंपाउंड होता है? ये कौन सा कंपाउंड होता है? ये कौन सा कंपाउंड होता है? मैंने ले लिया HELI, ये कौन सा है? तो भाई ये भी तो एटम ही है, ये भी तो एटम है, लेकिन क्या इनके कंपाउंड बनेंगे जीवन में? नहीं। इसका मतलब ऑल एलिमेंट के, ऑल मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, वही मैंने बोला कि सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन ऑल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स हमेशा सिंगल एटम से मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो H 10 जोड़ दिया जाए ये बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कंपाउंड में मैं किसी भी मॉलिक्यूल से बना दूं, कंपाउंड ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं है? आया नहीं है? इस चीज को ध्यान रखना। अब इन्हीं का हेल्प मैं यहाँ पे कैसे, इन्होंने क्या कहा? सुनो, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई फार्मूला बताओ मुझे। नाइट्रिक ऑक्साइड का NO, क्या होता है? NO। नाइट्रिक डाइऑक्साइड का क्या होता है? NO2, क्या होता है? NO2। क्लियर? अब ध्यान से इसने क्या कहा? मास ऑफ द वन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, ठीक। कंबाइन, जब मैं जोड़ता हूं किसी भी फाइनल मास ऑफ द अदर एलिमेंट, किसी भी दूसरे मास नंबर से, किसी भी दूसरे एलिमेंट के मास नंबर से जब जोड़ता हूं तो विद द मास नंबर ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, उनका भी रेशियो क्या होता है? एक दूसरे के होल नंबर में ही आता है। देखो कैसे, मैंने लिए NO का मास नंबर क्या होता है भाई? 7 दूनी। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? तो बताते हैं इसको, 7:8 आया कि नहीं आया? इसका चलो जोड़ते हैं, इसका जोड़ो। अभी देखो कैसे स्मॉल रेशियो ना, वो कह रहा है स्मॉल होल नंबर में आना चाहिए। स्मॉल होल नंबर में एक एलिमेंट सेम रहेगा, मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। इन दोनों में एक मास नंबर सेम निकलेगा, लेकिन दूसरा वाला जो रहेगा वो स्मॉल होल नंबर में निकलेगा। अब पहले आप एग्जांपल दो, ऐसे समझिए। इसका निकालो पहले, कितना आएगा? 7, क्या आएगा? 7 रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा? 32 आया कि नहीं आया? कितना आया? 8 14 होगा, 14 कहाँ पे 14 होगा? 7 अरे वही सॉरी, हाँ मतलब 14 रेशियो 32। अब जरा ध्यान देना, जब कैसे देखो ये कैसे प्रॉपर्टी करता है, ये तुरंत बताएगा। इसको काटो, कितना आया? 7 रेशियो 32 का कितना आया? 16। बस ना, उसने क्या कहा? मास ऑफ द वन एलिमेंट आर कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। एक मास नंबर है ना और एक मास नंबर है ना, दोनों का सेम आया कि नहीं आया? अब आगे पढ़ो, बस दोनों का साइड सेम आया नहीं है? अब सेकंड प्रॉपर्टी करो, आगे बढ़ो बस, और कहीं ना पढ़ो। फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ द, हाँ, एंड जो अदर एलिमेंट है और जो दूसरे एलिमेंट है कौन बचे हैं? ऑक्सीजन और O2 बचे। दोनों ऑक्सीजन क्या कह रहे हैं? कंबाइन विद अ एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। इनका भी स्मॉल होल नंबर और भी निकलेगा। क्या निकल सकता है? निकल सकता है, चलो निकालो। 8:16 देख आया कि नहीं आया? 1/2 खत्म आंसर। कैसा लगा? नहीं समझ में आया? फिर से बताऊंगा, चलो कुछ नहीं दिमाग में रखो। पर एक हेडिंग का मतलब ये मैंने खुद सिद्धांत बनाया स्टेटमेंट, उन्होंने बुक वाले ने इतना दिया, लेकिन बेटा आप इस एग्जांपल को अगर मैं समझाना है ना तो आपको ये सिद्धांत रटे रहना बस। ये मैंने खुद बनाया, बहुत अच्छी चीज बनाई है, ध्यान सुनना। देखो इधर मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। एक मास नंबर और दूसरे, भाई नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितना फर्क है भाई, कितना फर्क है? मुश्किल के मॉलिक्यूल्स का फर्क है। इसमें केवल एक ऑक्सीजन भरा है इसमें। भाई अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और इसमें क्या बनाएगा? बस N इधर है और दोनों साइड क्या है आपकी? वो है बस एक ही तो ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन एक ऑक्सीजन के बढ़ने से देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक एटम मल्टीपल, इसी की जैसे थोड़ा सा मल्टीपल और एक गुना बढ़ जाना। अब ध्यान से, इसने क्या कहा? इनका मास नंबर पक्का है, इन दोनों में किसी ना किसी का मास नंबर सेम आएगा। उसने पहले लिख दिया मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन, जो जुड़े हुए हैं फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, दोनों के मास नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। मैंने इसका निकाला 14 आया, रेशियो कितना आया? 16 काटा 7, कितना काटा 8, 7 रेशियो 8 आया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा सर इसका भी आएगा 14 रेशियो 16 दूना 32 आएगा, कितना आएगा? 32। मैंने इसको भी कहा कितना आएगा? 7 रेशियो कितना है बेटा? 16। देखो काटने का दोनों सेम आया नहीं है, यहाँ तक वेरीफाई है?
एक दोनों का कॉम्बिनेशन सेम आया और दूसरे का कह रहा है, अभी भी कह रहा है जो आपके अदर एलिमेंट बचे हैं ना, जो आपके अदर एलिमेंट बचे हैं, ये कह रहे हैं आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, इनका और भी रेशियो आप कर सकते हो होल नंबर में करके देखो जरा। एक बचा 8 और एक बचा 32, सॉरी एक बचा 16। अब हमें बताओ 1:2 जिसका स्मॉल छोटा होल नंबर आया कि नहीं आया। अब इससे बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता। आप काट के दिखाओ जरा मुझे, पूरा वेरीफाई किया नहीं किया स्मॉल होल नंबर। अगर मैं इसी जगह 16 आता, सॉरी इसी जगह मैं कहता चलो 2 मैं किसके ले लूं, 17 ले लूं, तभी मेरी गलती थी। ये कोई स्मॉल होल रेशियो नहीं है ना, 17 बहुत बड़ा नंबर है और 2 बहुत छोटा नंबर है। वेरीफाई दोनों साइड करना चाहिए, लेकिन देखो इधर 1 इसके लिए भी छोटा हुआ और इसके लिए भी 2। और कैसे आया फाइंड, ध्यान देना, इधर एक ऑक्सीजन हो वही तो निकल के आया ना, और इधर बदिया में 2 ऑक्सीजन हो वही तो निकल के आया। रेशियो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे एलिमेंट के क्या होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कभी भी 1 into 1 कर लोगे कभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 into 2 कर लोगे लास्ट में 2 ही आएगा। किसी एक एलिमेंट हो जाए, एलिमेंट एक चाहे मैं 10 जगह जोड़ दूं भाई, मैं n लिख दूं, Cl लिख दूं, आगे कितना भी लिख दूं भाई, है तो सिंगल ही ना, 1 तो 1 ही है। अब 1 के साथ मैं कोई भी नंबर बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, उसका मल्टीपल प्रोपोर्शनल। भाई मल्टीपल प्रोपोर्शनल का ही मतलब होता है किसी चीज का मल्टीप्लाई। और चाहे वो 1 एलिमेंट मैं 8 into 1 लिख दूं, लेकिन सर 8 आएगा कि नहीं आएगा, एक एलिमेंट तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, 7 इधर मिले, और जितना तुम आगे जितने चीज जोड़ रहे हो उन्हीं का सेम टू सेम एग्जैक्ट वैल्यू छाप उतर आएगी। और देखो वही आया कि नहीं आया, आया। इधर 1 आया था ऑक्सीजन, बचा था एक ऑक्सीजन लास्ट में निकला, और इधर 2 ऑक्सीजन मैंने जोड़ा था, इधर 2 ऑक्सीजन निकली। ये आपका क्या कह रहा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं समझाया तो आप फिर से पूरा मिटा के समझाओ। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि अभी समझ में नहीं आया होगा। मैंने इसलिए एक मैथमेटिक्स में भी एग्जांपल दे दिया कि 1 के साथ कितनी भी बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई करोगे आपका एग्जैक्ट आंसर वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एक तो सिमिलर आएगा, एक भाई, और एक तो सारे सिमिलर ही रहेंगे। एक आपको सिमिलर रखना है, एक सिमिलर रखो, और दूसरे साइड अदर वाला जो है वो एक स्मॉल होल नंबर में देगा। होल नंबर का मतलब भाई अगर आप इसको 16 से करोगे तब भी तो 16 ही तो आएगा, वही तो वैल्यू उठा करके देगा। एक सिमिलर और एक दूसरा वाला होल नंबर, खत्म, आंसर आ गया। मैंने एक तरफ लिखा 1 into मैंने लिखा इधर 1:16 और दूसरी तरफ लिखा मैंने 1:32, 1:32। भाई एक सिमिलर मिला नहीं मिला, एक इधर मिला और एक इधर मिला, तो क्या अब इसका स्मॉल रेशियो नहीं होगा, होगा भाई। फिर इसका भी निकाल लो, 16:1:2 करने का तरीका है साहब, ये आपका आएगा ही आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन यही कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है, आप किसी भी 1 एलिमेंट को सेम रखो, 1 एलिमेंट को क्या रखना, आपको सेम रखना है, और दूसरे वाले एलिमेंट को चाहे तो 10 गुना बढ़ा दोगे, वाकई उसका सब का आंसर कितना आने वाला है, 1:2 ही आने वाला है। तो किसी भी वैल्यू करो, चलो भैया यहाँ पे 500 लिखो और एक तरफ लिखो क्या लिखो, 1000 लिख लो, 1000 लिखा दिखाओ जरा मुझे। तो भाई 500 गुना क्या होता है, 1000 ही तो होता है, 1:2 ही आंसर आएगा। बस आप एक साइड 1 रख के जाओ, बस तुम आज सोच के जाना और सारी रात सोचते रहोगे बेटा, लेकिन आंसर 1:2 ही आने वाला। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट लिख के चले गए वो कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता। एक चीज को आप सिमिलर रखो, 1 1 1 1 सब लिख के चले जाओ, यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, अरे तो यहाँ पे 1500, कुछ भी करोगे लेकिन एक ना एक रेशियो जरूर किसमें आएगा, 1:2 में ही आने वाला, क्योंकि सेम नंबर से सेम ही वैल्यू क्या होती है बेटा, निकलती है। समझ में आएगा, समझ में आया बेटाओ। आपका 4th नंबर है ये ल्यूसेक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड लेवल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जस्ट आपका अगर गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज्यादातर पूछा जाता है, ये दोनों आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा भी जा सकता है। लेकिन ये ल्यूसेक लॉ ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और कौन सी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एवोगैड्रो नंबर। अभी मैं पूछ रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर सबसे, हाँ भाई चलो भी एवोगैड्रो नंबर पूछ रहा हूँ सबसे भी, 2 मिनट को बस। एवोगैड्रो नंबर अभी सबसे एवोगैड्रो नंबर पूछ रहा हूँ, और ना बता पाए तो छोड़ूंगा कसर के। चलो क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाएगा इंसान। ये ल्यूसेक लॉ, ये ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ऑफ गैसियस वॉल्यूम,
इधर ध्यान सुनो, इधर सुनो। अब गे ल्यूसेक लॉ कौन है बेटा? ये किसी साइंटिस्ट का क्या है? नाम। गे ल्यूसेक उनका नाम ही था, गे ल्यूसेक। क्लियर? तो उनके पास एक नियम आया, कौन सा नियम? उन्होंने चुप रहे पहले। उन्होंने क्या किया? गैसियस के वॉल्यूम पर बात की। किसके बात की? किस पे बात की? ना तो वो सॉलिड के बारे में बात किया, ना सॉलिड की वॉल्यूम के बारे में बात की, ना तो उन्होंने लिक्विड के वॉल्यूम की बात की। सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी रीड आउट। उन्होंने आपके सॉलिड और लिक्विड के बारे में उन्होंने क्या किया? उनके वॉल्यूम के बारे में तो पढ़ा ही। उन्होंने किसके बारे में बताया था? गैसेस के वॉल्यूम के बारे में। इसी बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ाते हैं? क्या इन्होंने कहा कि सर जो हमारा एक कंटेनर होता है, ये जो हमारा क्या है बेटा? एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारा भरा हुआ गैस, फॉर एग्जांपल मैंने किसके बात की? ऑक्सीजन ही बोल रहे हैं, ऑक्सीजन ही बोले तो ऑक्सीजन में गैसेस बोला, जाहिर बात गैसेस मतलब गैस ही भरी होगी किसी भी वॉल्यूम। ये हमारा क्या है? कोई वॉल्यूम है। क्या बेटा? ये कोई हमारा आयतन है, कोई वॉल्यूम है। वॉल्यूम में रखा हुआ गैस आपस मतलब यहाँ पे किसका मैं बोल दूँ? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से समझिए। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इन्होंने इसके बारे में बताया क्या है। पहले आप लिख लो फटाफट। क्या लिख लो? क्योंकि इस समय बहुत जा रहा है। व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, लिखो फटाफट। व्हेन gases are produced, when gases are produced or react during a reaction, इसका मतलब समझ जाओगे क्या है? रिएक्शन है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। During a reaction, they always do so in simple ratio। दांत ज़्यादा निकालो। सिंपल रेशियो और बाय वॉल्यूम, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो ऑक्सीजन, यहाँ लिख लो क्या? वाटर। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? H। यहाँ मोल हो गया 2 H2, इसको बोल ओवन कर लो। लिखो तो हो गया? हो गया? चलो अब ध्यान सुनिए, क्या कह रहा है? इन्होंने किसके बारे में बताया बेटा? गैसेस वॉल्यूम। मतलब इन्होंने जितने भी कंपाउंड बनाए उन्होंने किससे बनाए? किससे बनाए? गैसेस। किसने? गैसेस। और इन्होंने गैसेस के वॉल्यूम के बारे में बात की। अब गैसेस के वॉल्यूम दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? दो, पहले तो हम अपने तरीके से बनाते हैं। कैसे? क्या? अगर मैंने 2 पिस्टन रखा, कितने पिस्टन रखे? 2 वॉल्यूम रखा है हमारे पास। एक वॉल्यूम को मान के मैं चलता हूं, क्या है सर? ये क्या है? इनका वॉल्यूम जो है वो क्या बेटा? कांस्टेंट है। क्या बेटा? कांस्टेंट है। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझिए 90% आता है पेपर में, और एकदम छाप ही लेना है। जैसे मैं लिखाऊंगा इतना छाप लेना होगा मुझे, और छापोगे तब ये भूल जाओगे चलेगा, लेकिन जो सिद्धांत बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। एक वॉल्यूम को मैंने क्या लिया? क्या नाम है? गे ल्यूसेक लॉ ने क्या बताया उन्होंने कि मैंने 2 वॉल्यूम लिया, 2 वॉल्यूम में कंटेनर लिए सर, और एक वॉल्यूम में हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक में मैं किसका ले लूं? चलो हाइड्रोजन गैस ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन गैस ले लिया। इसमें ले लो चलो ऑक्सीजन, फोटो ले लो। दोनों में हमने जो गैस रखी ना, समझिएगा। या फिर एक काम करो,
नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जैसे तुम्हारा बोलो तो मैं सेम भी रख सकता हूँ, CO2 इसमें भी रखूँ, CO2 इसमें भी रखूँ, कोई दिक्कत नहीं। गैस तो गैस, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर एक वॉल्यूम को तो मैंने कांस्टेंट रखा, मैंने वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट। जब इस वॉल्यूम को कांस्टेंट का वैल्यू रखा था तो इसका आंसर आया था म्यू RT। अभी मत लिखना, अभी मत लिखना, मैं बताऊंगा। इसकी वैल्यू होती है आपके 12th के लेवल का, आप लोगों के लेवल का नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा कि तुमको नोट करना है, अभी रुके रहना। जब कांस्टेंट वैल्यू पे रखने पर तो P बराबर क्या आता है, म्यू RT। P क्या है सर, P क्या है, प्रेशर। P क्या है, अरे वॉल्यूम किसके सहारे रहता है, प्रेशर के। भाई अब जितना प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, अपन वही तो करेगा। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रेशर के ऊपर। ध्यान से एक सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कंटेनर को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, और दूसरे कंटेनर के नीचे मैंने क्या दी, हीट दी। क्या दी, हीट दी। अब हमें पता है सर, हमें पता है क्या, और दोनों को मैंने ऊपर किसी भी पिस्टन से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बजे इसको मस्ती में जाना लेते हैं। पिस्टन से दोनों को क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अब हमें पता है सर, जब किसी भी चीज की वैल्यू जब मैंने कांस्टेंट रखी थी तो मैंने क्या रखा था यहाँ पे, P बराबर क्या रखा था, म्यू RT रखा था। क्या रखा था, म्यू RT। लेकिन सेकंड में जब मैंने इसको हीट दिया तो क्या अब P की वैल्यू म्यू RT रहेगी, रहेगी नहीं। अरे भैया बार बार बोलो, ये कांस्टेंट वैल्यू पे जब इसकी वैल्यू नहीं होती है तो हीट देने में कैसे इसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी। क्या करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ कि ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। नहीं वो एग्जांपल क्या करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो तो भाई बस समझते रहो, बता रहा हूँ क्या है, पहले समझता नहीं, पक्का से बोल देता है बीच में। अब मुझे पता है सर, जो ये हीट दी, इन्होंने जो हीट दी, अब हमें पता है सर इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी नहीं होगी, क्यों होगी बेटा, ठीक है ना, वो बंद डिब्बा क्यों होगी, क्योंकि सर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेंगे सर, आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे। ना समझिएगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब 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 आपको टेम्परेचर ज्यादा, भाई हीट जब मिला तो टेम्परेचर इनका बढ़ा ऑटोमेटिक, भाई हीट कन्वर्ट किसमें होता है, टेम्परेचर। और जब इसका टेम्परेचर इनमें बढ़ा, हाई हुआ, तो इनके जो आपकी ये पार्टिकल्स रैंडमली आराम आराम रिवॉल्व कर रहे थे किसमें, कांस्टेंट में। अब ये पार्टिकल्स वही सेम टू सेम इसमें पार्टिकल्स क्या करने लगे, आपस में क्या करना शुरू कर दिए, कोलाइड करना शुरू किए। और जब कोलाइड करना शुरू किए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बढ़ी, बढ़ी नहीं बढ़ी। अब ध्यान से मैं समझा क्या रहा था, अब समझना बस इन दोनों को। अब सेम टू सेम यही दोनों ग्राफ यहाँ लिखा है, यही दोनों रखा है और कुछ यही समझा रहा था। उसने क्या लिखा, व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस, जब आपको गैसेस को किसी को क्या कर देना है, प्रोड्यूस करना है, प्राप्त करना है। रिएक्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन चल रही हो, और रिएक्शन किसमें चलेगी, हीट देने पर, ना कि कांस्टेंट पर। भाई आप गाड़ी लेकर के चलो, ल्यूसेक लॉ ने यही चीज बताया, जब एक कांस्टेंट स्पीड से जब आप चलते हो ना, आपने वहां पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू से चलता है इंसान। जब आप एक कांस्टेंट वैल्यू से आप जब चलते हो ना, तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर और रेट की बात करूं मैं, और टाइम की बात करूं, सब क्या रहते हैं सर, क्या रहते हैं, इक्वल, इक्वल। बट वो अगर आप 1 किलोमीटर 2 मिनट में अगला चल रहे हो, तो अगला भी 1 किलोमीटर जब बढ़ोगे ना, तभी कितना मीटर लगेगा, 2। कब, जब आप कोई किसी चीज को क्या मान लेते हो, कांस्टेंट। अब आगे कहूंगा, ड्यूरिंग अ रिएक्शन दे आल्सो डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। इनका जो रेशियो आएगा ना, फिर भी नहीं बराबर आएगा। ये कैसे, ल्यूसेक लॉ ने कहा, ट्राई करते हैं इस रिएक्शन को। ध्यान में इन्होंने कहा, अगर मैं किसी चीज को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, इसमें मैंने क्या माना, कांस्टेंट मान के चला, तो अगर इनका नंबर ऑफ द पार्टिकल्स मैंने 8 माना, तो कह रहे हैं जब मैं टेम्परेचर भी दूंगा ना, तभी ये ल्यूसेक लॉ एक ऐसा होता है, इनका वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा, 8 ही रह जाती है, चेंज नहीं होता है। यही समझा रहा था, आप समझ में आया, हीट देने पर भी सेम कैसे आएगी। अब ध्यान से जरा हमें बताइए, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने वॉल्यूम, कहना मॉलिक्यूल से वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम, 2, कितने, 2। ऑक्सीजन के कितने, 1, कितने, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, बेशरम है, मुझे थप्पड़ मारूंगा। अरे 2 हुआ नहीं हुआ, तो हुआ, कितना हुआ, 2 आया। अब देखो इनकी वैल्यू कितनी हुई, 3।
इनकी वैल्यू कितनी हुई, डिफरेंस कितने का आया, खत्म। कांस्टेंट मान के चला था, कांस्टेंट पे सारी वैल्यू क्या रहती है, इक्वल। हर 1 किलोमीटर में वो बराबर टाइम से चल रहा था रेट से। और देखिए मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखी, एक का 3 आया और एक का 4 आया। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, एक तो क्यूसेक लॉ ने कहीं तो समझाया था, उन्होंने तो यही तो कहा था कि मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से उसके बीच में डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस जितना पहले में था उतना अब भी है, डिफरेंस में कोई चेंजेस ओवर नहीं होगा। यही क्या नाम था उनका, ये ल्यूसेक लॉ का सिद्धांत था। नोट कर लो एकदम, छाप लो। चलिए कोई आ रहा है वीडियो बना रहे हैं, हमारा सवाल लाइव चल रहा है। और ये आता ये कोचिंग पढ़ा। चलो तो ये ल्यूसेक लॉ का फार्मूला लिखो बस। फार्मूला लिखो कहाँ से, फार्मूला। जब आपका कोई कंटेनर बेटा क्या रहता है, उसका वॉल्यूम मैंने लिया जैसे CO2, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स जब क्या रहेंगे बेटा, क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो बेटा आपका रहेगा PV बराबर NRT, क्या लिखोगे, PV बराबर NRT। नोट कर लो जब ये कांस्टेंट रहता है। चलिए म्यू RT, इसको म्यू RT म्यू एम नहीं म्यू बोलते इसको, ऐसा कुछ बनता है यू। यहाँ पे जान तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यही होता है कांस्टेंट। क्लियर। और जब किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, जब कोई चीज किसमें रहती है, हीट में रहती है, क्या रहती है बेटा, हीट में। यहाँ पे भी CO2 भी रखो तो उसकी वैल्यू हो जाती है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। किसके हो जाती है बेटा, टेम्परेचर। पहला सिद्धांत ये था और दूसरा सिद्धांत ये था, दूसरा सिद्धांत ये था, पहला ये था। जब किसी भी ये ल्यूसेक लॉ का जब वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो PV बराबर म्यू RT आंसर आता है। और जब उसी चीज को किसमें कर दिया था, हीट में दे दिया था, तो थोड़ा गर्मी हीट दे जाती है, तो इसमें जो नंबर ऑफ द क्या लिखोगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और कोलिजन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो इसको सब। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा, रेडियस दोबारा मिलेगी नहीं कहीं पे, मतलब पढ़ाने वाला मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, टेम्परेचर के। किससे हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए। जब यही इधर सुनो, जब यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हटता है तो P के कंपेयर किसके प्रेशर में काम कर रहे हो, किसके, गैसियस के, किसके, वॉल्यूम में। तो प्रेशर वॉल्यूम बराबर क्या रहता है बेटा, जब ये हटता है तो क्या लगता है, म्यू। R क्या है आपका, रेट ऑफ द कोलिजन, और T क्या है आपका बेटा, टेम्परेचर। यही वैल्यू क्या रहती है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। म्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, याद रख लेना। ये जब कांस्टेंट कहते हैं ना, जब कांस्टेंट वैल्यू आप हटाते तो जैसे वहां पे आपने पढ़ा था, याद करो, उसमें ग्रेविटेशनल वैल्यू में Gm1 m2/r²। तो G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कि नहीं था। जब आपने वहां पे ये सिद्धांत लिखा रहा होगा, याद करो, वो क्या बोलते हैं, M1 M2 के क्या रहता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स। बहुत बदतमीज हो भाई, फोर्स बराबर Gm1 m2/r² था। फोर्स नहीं था तो क्या था बेटा, एक बात दिमाग लगा लेना जीवन में, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, M1 M2। लेकिन इनका पता नहीं है वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, ये पूछा जाता है वहाँ पे क्वेश्चन। आप साल 10 साल को 6 साल पढ़ाते हो गए, इनको ये नहीं पता कि फोर्स वहाँ पे रहता है। फोर्स पूछा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे वैल्यू कितनी फोर्स लगी हुई थी वहाँ पे, और जब यही ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखता है तो क्या आता है, Gm1 m2 क्या, r²। F बराबर m1 डायरेक्टली m1 और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस। यार क्या रहता है वहाँ पे, ये रेडियस नहीं रहता, वो क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है। F नहीं रहता सर, वहाँ पे F नहीं रहता है। F की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर कितना वैल्यू लगती है वही फाइंड करता है। तो F बराबर Gm1 m2/r²। तो ये जो G रहता है और किसमें, कैपिटल G रहता है, क्या रहता है, कैपिटल G।
कैपिटल जी आपका कांस्टेंट सेम उससे वही वैसे यहाँ पे जब आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटता है तो क्या लगता है सर म्यू, क्या रहता है म्यू। तो म्यू है क्या बेटा, म्यू क्या बोलोगे आप, यहाँ पे लिख लो ऐसे लिखने ना लायक एक चीज बता रहा हूँ, इस सब लिख लो। म्यू क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गे-ल्यूसेट लॉ। नोट कर लो ये एक एक चीज बता दिया, अब पूछूंगा ऐसे ही वन टू ऑल। हो गया, अब मिटाऊं। लास्ट आपका टॉपिक क्या बेटा, अरे गया तो मिटाऊं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। लास्ट टॉपिक आपका क्या, अरे गया तो आज मेरा रात में मिटाऊं। चलो नेक्स्ट हेडिंग आगे बेटा, गे-ल्यूसेट लॉ। हाँ भैया कैसा रहेगा? देखो बहुत चीज भुला गए, इसको बनवा दीजिए, गेट बनवा दीजिए, सब तो भुला गए और सब इन्हीं का काम है। अरे कोई नहीं, सब इन्हीं का काम है। पुट्टी सुट्टी को करवा नहीं है करा दे गरीबी है, बस वही गेट बनवा दिए होते, एक काम होगा ना तो एक काम बाद में पास, उसके बाद हम हर महीना आओ पहले ले लिया हैं। अबे गए तो नंबर यार भुला ही नहीं है, देखो दिमाग के नहीं काम होगा। गेट वाला जरूर पंखा हमारा काम है, वो तो हम लगवाएंगे ना, मेरे गेट उनका काम है भाई, वो उनकी चाबी है, गेट लगवा रहे यार वाकई में हो रहा है। अबे गए तो नंबर, चलो भूल गए, तुम तो नहीं याद दिलाते हो सर रोज, कुछ तो तुम लोग बोलो तो और मजा आता है, बच्चे हो ना तुम लोग बोले का अलग इफेक्ट पड़ता है कि अंकल अंकल यहाँ पे ये सर से बोलते हैं, सर कहते हैं मकान मालिक करोगे, अब अंकल सुनते नहीं है, बोलते काले काम में काले काम लगवाएंगे यहाँ पे। चलो अब क्या तुम नोट करो, आपको नंबर ले लेना कितना होगा इन अगर 1811 अब क्या करो प्रपोज बाई, तो आप ही मतलब आप मतलब प्रपोज बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस से आवाज में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर। चलो क्लास 10 वाला वहां पे हटाते थे वगैरह नंबर, आज सीखो क्या होता है वगैरह, क्या क्या नियम दिए थे, क्या क्या दिया था। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number, should contain equal number of molecules चलो ध्यान समझिए इसका, हमारे पास बेटा दो कंटेनर, क्या कहा है, दो कंटेनर, ध्यान समझिएगा, एक फटाफट 2 मिनट सुनो बस। इन्होंने क्या कहा, अबे गैदर भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, उनका भी नाम साइंटिस्ट है, इसलिए बस उनका एक नियम बन गया, उन्हीं के नेम से क्या बन गया, एक नियम बन गया। सुनिए अबे गैदर उन्होंने क्या कहा, इन 1811 में 1811 इसको 1811 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा, अबे गैदर प्रपोज मतलब बताया, उनके बारे में जिज्ञासा दी, क्या जिज्ञासा दी, बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कैसे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, क्लियर, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, किसने कहा था, अबे गैदर। आगे एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब सर वी सेकंड क्या रहेगा, अरे सॉरी पी, किसके, पी, मतलब आप बोल सकते हो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो कैसे ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के और प्रेशर टेम्परेचर के दोनों टाइप का तरफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में नहीं समझ में 10 मिनट। मैं अगर वॉल्यूम में चेंज करूंगा तब भी टेम्परेचर में फर्क आएगा, क्यों, वॉल्यूम का मतलब जब स्पेस जगह दिया तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो रैंडमली कोलाइड करते थे या फिर उनको मैंने और छोटा किया तो उनको और दिक्कतें होंगी, बढ़ाया तो और वो फ्रीली हो जाएंगे, तो टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली। अब ये फुज्जू बैठा है और सामने बैठा है ये कृष्णा बैठा है, अब मुझे पता है हीट किसको ज्यादा देनी पड़ेगी,
इनको किस चीज़ के लिए हीट दे रहे हो? मारने के लिए। एक मिनट सीरियसली थोड़ा समझो तब ज्यादा समझ में आएगा। किसने बेटा क्यों? उसका वॉल्यूम जो है वो कम है। उसका वॉल्यूम क्या है? कम है। उसका वजनाई अगर बात करो, वो अगर इतना छोटा गैप तो फिर भी वो ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, लेकिन फुज्जू फंस जाएगा उसमें। क्यों बेटा? इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और मुझे पता है कि फुज्जू का जब वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो मुझे इसको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझ में नहीं समझ? मतलब वॉल्यूम डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर पर। और सेकंड चीज मैंने क्या बताया, प्रेशर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे कहोगे सर? वॉल्यूम तो समझा दिया, वॉल्यूम का मतलब आयतन, जगह है। ये हमारा क्या है? एक वॉल्यूम है। क्या ये? वॉल्यूम। भाई नंबर ऑफ द वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी तो ज्यादा लगेगा। भाई छोटी जगह पे, छोटे रूम में इसलिए एसी लगना, आप थोड़े कम पे भी लगा दो तभी वो रूम ठंडा कर देगा, नहीं कर देगा। लेकिन अगर बड़ी स्पेस है, जगह ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहां पे एसी क्या करेगा? कम वर्क करेगा, बिकॉज वॉल्यूम उसका क्या है? ज्यादा है, तो टेम्परेचर भी क्या लगेगा? ज्यादा। बात समझ में नहीं समझ? मुझे लगता है अब तो डाउट नहीं होगा। तो अब कहते हैं यही कहा, अब कहते हैं यही समझा रहे हैं कि किसी की वॉल्यूम बढ़ जाने से उसके टेम्परेचर भी क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, मतलब फर्क पड़ता है। सेकंड चीज में क्या कहा सर? प्रेशर भी लगाने से भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? प्रेशर का मतलब, अब ध्यान से समझना। अब ये फुज्जू खड़े हैं और फिर किसने बात मैंने लिया, वो पतला सर चारा। भाई पतला सा ये क्या है? हट्टे कट्टे। मुझे पता उसको मैं अगर 2 थप्पड़ मारूंगा तो हो सकता है वो नीचे गिर जाए, लेकिन मुझे पता फुज्जू को 4 थप्पड़ मारूंगा तब भी हो सकता है नीचे ना गिरे। क्यों? इसका क्योंकि इस पे प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब मैं इनको प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेंगे? नीचे गिरेंगे जरूर। मतलब प्रेशर बढ़ाने से भी बेटा टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है। क्या करता है बेटा? टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है। कैसे? और चीजें ध्यान सुनो, और चीजें ध्यान सुनो, बहुत चीजें बताऊंगा। आप करते हो, क्या करते हो? अपने घर पे लैंप रहता है, घर पे वो आप जो बचपन क्या करते थे उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन होता है सब घर पे। आप जैसे प्रेशर मतलब दबाव डालते हो, जैसे प्रेशर डालते हो, जैसे ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या करता है? बट हीट ज्यादा शुरू हो जाती है, नहीं शुरू हो जाती है? 1000 पे रखे, 1200 पे रखे, या फिर और नॉर्मल चलो आपके फिजिकली लाइफ में चलते हैं। प्रेशर मतलब दबाव डालना, प्रेशर मतलब दबाव, शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। बैठे हैं फुज्जू, इनको एक दिन मैंने प्यार से कहा बेटा आज मैं वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ, वॉल्यूम दिया, जाओ तुम्हें छोड़ दिया, जगह दे दिया, जाओ आज के दिन तुम्हें जगह पूरा फुल आ जाती, जाओ तुम काम कर लो। लेकिन अगले दिन मैं प्रेशर से बात करूंगा, प्रेशर से मैं प्रेशर डालूंगा तुम्हारे ऊपर पढ़ने के लिए। इनको एक दिन प्रेशर दिया, नहीं समझे, एक आध दिन कचर के प्रेशर दे दिया, इतना दबाव डाल दिया कि या तो कल रात तुम पढ़ी क्या हो गया, तो मतलब इनके प्रेशर डालने पर इनका टेम्परेचर हाई हुआ कि नहीं हुआ? अब तो मुझे लगता है सर मुझे इतना प्रेशराइज कर दिए, मुझे लगता है अपना टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता अब 2 रुपए डाउन होगा। मतलब वॉल्यूम भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और प्रेशर भी डिपेंड करता है किस ऊपर? टेम्परेचर। और इसीलिए टेम्परेचर दोनों जगह पे क्या रहता है? कांस्टेंट। और जरा ये पढ़ के दिखाओ मुझे, इसने क्या कहा? 1811 में अब क्या था प्रपोज उन्होंने बताया इक्वल वॉल्यूम दोनों होना चाहिए, दोनों वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। और सुनिए आप गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, अगर दोनों वॉल्यूम सेम, अगर 1 लीटर का वॉल्यूम ये है और 1 लीटर की क्या वॉल्यूम ये, मतलब 1 लीटर भर जाता है और 1 लीटर में ये भी भर जाता है 1 लीटर में, तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहेगा सर? ये मैटर नहीं करता किसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रखा है, इसमें किसका मॉलिक्यूल रखा है? क्लोरीन का रखा है। ध्यान से बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं। ये मैटर नहीं करता इसमें हाइड्रोजन का रखा है या फिर इसमें ऑक्सीजन का रखा है, ये मैटर नहीं करता है। बस आपका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, और वॉल्यूम जब सेम हो जाएगा ना बेटा, तो चाहे मॉलिक्यूल्स चाहे जो रखे रहे, आपके टेम्परेचर भी क्या रहेगा बेटा? आपका सेम रहेगा। किन्होंने समझाया? हमें गया सामने का। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सच बताइएगा। आया? टेम्परेचर प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और प्रेशर भी आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। लिख लेते हैं, चलिए। तो मैं बात करूं, क्या करूं? आप पहला लिखो बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है सर? अभी लिखाऊंगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो V अपॉन n, और करके लिख लो, चाहे आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिख लो और चाहे V अपॉन n लिख लो, और बराबर क्या लिख लो बेटा? K। क्या लिख लो बेटा? K। वेयर V क्या है बेटा? वॉल्यूम है। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैसेस। क्या लिख लो बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैसेस। क्या लिखो बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैसेस। और एक चीज, हाँ थोड़ा सा ध्यान सुन लेना, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। n क्या है बेटा? n
एंड आप बोलोगे नंबर ऑफ द, क्या है ये, मॉलिक्यूल्स इन अ गैसेस। क्या बोलो बेटा, हमारे ये जो कंटेनर में कितने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होता है बेटा, एन। क्या है, एन। के आपका क्या है सर, कांस्टेंट है। क्या बेटा ये क्या है आपका, के कांस्टेंट। तो आप इस फार्मूला को कैसे बनाओगे, रिप्रेजेंट। तो एवोगैड्रो का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, लिख लो, V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2। नोट कर लो, ये एवोगैड्रो फार्मूला होता है। V1 वॉल्यूम, V2, ये सुनिएगा, ये V1 वॉल्यूम था और ये क्या था बेटा, V2 वॉल्यूम था। सुनिएगा, लेकिन जरा एक बात बताओ, टेम्परेचर दोनों का क्या था, सेम था। और पता है जब टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा तो जितने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स इसमें ज्यादातर कोलाइड करेंगे, वैसे सेम टू सेम इसमें भी कोलाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है दोनों का, सेम है। टेम्परेचर क्या है दोनों का, सेम है। अगर किसी का भी मैं एनर्जी ज्यादा करूं तो हो सकता है वो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल क्या हो जाए, बढ़ जाए। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कब, जब आपको मैं किसी भी चीज का चेंज करूंगा। लेकिन हमें कहता हूं कहता क्या, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो ऑटोमेटिक वो क्या कर जाए, हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेम। ये आपका क्या होता है बेटा फार्मूला। तो V1 V2 दोनों का वॉल्यूम अलग अलग, लेकिन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ तो दोनों बराबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सुनिए, ध्यान सुनिए, हमें वो बता बेटा जरा, क्या बोलते हैं, के। हाँ, के क्या बेटा, कांस्टेंट वैल्यू। क्या बेटा, कांस्टेंट है। तो के की वैल्यू क्या होती है, गैस वैल्यू क्या होती है, 6 × 02 × 10 की पावर 23। कहाँ पे, बस वो हो गया 6.02 × 10 की पावर 23। मेन आपका क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए 6 × 10 की पावर 23। कर लोगे नहीं कर लोगे, ये आपकी के की क्या है, वैल्यू है। के की क्या है बेटा, वैल्यू है। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। हो गया, ये दोनों चीज आप इससे पहले लिखे नहीं लिखे थे, नहीं लिखे, वो हम समझा रहे थे बस। आपने जब क्या लिखवाया था, फिर ये सट का डायरेक्ट इक्वल टू टेम्परेचर और V डायरेक्ट इक्वल टू टेम्परेचर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जब दोनों को कंबाइन करने वाला है तो वॉल्यूम इनटू एन में तो कन्वर्ट हो गया। लिख लेना इसको। समझ में आया, नहीं समझ में आया, हो जाएगा। आज यहाँ तक मैंने आपको पांचों चीजें क्लियर करवा दी। आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑल क्लियर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 5 बेसिक लॉ पढ़े, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। थर्ड हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या पढ़ा, ये लिस्टेक लॉ। और पांचवा क्या पढ़ा, एवोगैड्रो नंबर। यही हमारे मेन 5 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। आई होप सभी बच्चों को क्या होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ। टाटा बाय बाय।